हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे अगस्त फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो अब आ रहा है, आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और हमारी लाइब्रेरीज में भी आपको स्पेशल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप इसको हमारी ऐप से ले सकते हैं किसी कोर्स को, या आप लोग हमारी लाइब्रेरीज में भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जो इस टाइम पे सारी लाइब्रेरीज में रेट है उससे बहुत कम में आपको एडमिशन हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ 16 अगस्त तक अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी कौन सी ऐसी एक पीएसयू रिफाइनरी है जो कि लार्जेस्ट बन चुकी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 10% जितना भी टोटल क्रूड ऑयल रिफाइन होता है उसका 10% इस पर्टिकुलर रिफाइनरी से हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आने के चांसेस बन जाते हैं कई बार। तो इसका नाम क्या है, तो देखो ये है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो ये 2022-23 का जो डेटा है वो आउट हुआ था, जिसमें ये लिखा गया था कि ये बन चुकी है अब लार्जेस्ट पीएसयू रिफाइनरी सिंगल लोकेशन की इंडिया में 2022-23 के लिए। और ये आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अगस्त महीने का है, तो ये आपको याद रखना है। ये मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022, जिसका टाइटल था स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स प्रे इन इंडिया 2022, किसके द्वारा रिलीज करी गई है वो भी याद रखना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको रिलीज करा था, जुलाई के महीने में ये आई थी, लास्ट वीक में ही। और टाइगर पॉपुलेशन के ऊपर बात करी गई है जिसमें कि ग्रोथ देखने को मिली है। देखो टाइगर पॉपुलेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इंडियन गवर्नमेंट अभी कर रही है। अब इसके अलावा यहाँ पे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि अभी टोटल कितने एस्टिमेटेड कितने टाइगर्स की जो टाइगर्स की पॉपुलेशन वो कितनी है, वो है 3925। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ग्रोथ रेट है वो क्या है। देखो ये दोनों क्वेश्चंस ना एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला तो आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि कितने % ग्रोथ जो है यहाँ पे, एनुअल ग्रोथ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिली, तो वो है 6.1%। अब यहाँ पे एक और अगर क्वेश्चन जो बनता है, ये किस इवेंट में बोला गया। देखो ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, किस डेट पे मनाया जाता है। अब पहले तो आप लोग अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये मनाया गया था 29 जुलाई को। इंडिया में कहां पे मनाया गया था ये मनाया गया था आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि कहां पे है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बनते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैटिक जीके की फॉर्म में। ये कहां पे है, ये है उत्तराखंड में। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इंडिया ने ऑलमोस्ट 75% जो वर्ल्ड के वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है उसका जो है अभी इंडिया में आपको पाया जाएगा। और ये इवेंट हुआ था ग्लोबल टाइगर्स डे के दिन। डे भी याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखना है, ये है कहाँ पे ये भी याद रखिएगा, और ये सब चीज़ें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे टाइगर प्रोजेक्ट चीता जो किया गया था, चीता वाला जो प्रोजेक्ट है कूनो नेशनल पार्क, वो क्वेश्चन बना था एग्जाम में। तो ये आपको यहाँ पे चीजें जो है वो याद रखना है। और ऑलमोस्ट 3/4 जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में है इस समय टाइगर्स की, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि पहली मेंबर बनी है इंडिया से जो ज्वाइन करेगी एशिया का ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, ATFSG को ज्वाइन करने वाली इंडिया का पहला ऐसा कौन सी कंपनी है जो इसको ज्वाइन करेगी, तो ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी देखो ये जो अगस्त महीना है और आपके एग्जाम्स अगर एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। CBT मोड में आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा कुछ जो है स्टेप्स लिए गए थे, उसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि सही है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ सही कौन सा है, ताकि आप लोग इसमें उसी पे ध्यान रखें। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसरो ने सबसे पहला क्या किया है, लॉन्च करा है PSLV C56DS SAR मिशन, जिसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च करी गई, व्हीकल के द्वारा लॉन्च करा गया था, जिसमें 7 सिंगापुर की सैटेलाइट्स थी। और DSSAR जो है वो प्राइमरी सैटेलाइट था, अलॉन्ग विद 6 को पैसेंजर्स फ्रॉम
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कमर्शियल मिशन जो है वो कंडक्ट करा गया था इसरो के द्वारा, जिसमें कि NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था फॉर ST इंजीनियरिंग सिंगापुर में। और साथ ही साथ ये जो लॉन्चर था, इसमें 7 जो सैटेलाइट थी इसमें सिंगापुर से थी और सर्कुलर नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट NEO जिसे कहते हैं, यहाँ पे 535 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ये 5 डिग्री ऑर्बिटल इंक्लिनेशन पे घूमेगी। तो ये इसके जो आंसर है ये है तीनों के तीनों। ये कुछ स्टेप्स थे जो इसरो के द्वारा लिए गए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2023 ऑब्जर्व करा गया था अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कब किया गया था। देखो 30 जुलाई के दिन इसको किया जाता है हर साल ऑब्जर्व, ठीक है। 30 जुलाई के दिन ये दिन जो है ऑब्जर्व करा जाता है। इसकी जो थीम थी इस बार वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी थीम थी रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। ये थीम भी आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपको इसमें इतना ही याद रखने की जरूरत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक तो आपको याद रखना है कि ये डे कब मनाया गया था 30 जुलाई के दिन, और दूसरा आपको याद रखना है कि कहाँ पे, यानी कि इसकी जो थीम थी वो क्या थी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने लॉन्च करा एक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड एलिफेंट मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। देखो ये जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो आपको मैं बताऊंगा। अब ये जो मोबाइल ऐप, आप ऐसा तो है नहीं कि एलिफेंट मोबाइल के वो यूज़ करेंगे और आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा क्या। देखो 74th वन महोत्सव मनाया गया रांची में, यानी कि झारखंड में। इसका आंसर तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो मोबाइल ऐप होगी ये विलेजर्स की हेल्प करेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प करेगी, ताकि जो एलिफेंट मूवमेंट है उसको जो है ट्रैक करा जाए और प्रिकॉशनरी मेजर जो है उनको एडवांस में ही ले लिया जाए, क्योंकि हाथी जितने शांत दिखते हैं उतने ही ज़्यादा ये बलशाली होते हैं। तो इसी चीज़ों में ये जो है पहले ही ट्रैक कर लेंगे कि किस तरफ हाथी की ये जो एलिफेंट मूवमेंट हो रही है उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो झारखंड ने यहाँ पे इसको शुरू करा है, मोबाइल ऐप जो लॉन्च करी गई है जो इन्फॉर्म कर देगी। अब यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि ये किस चैनल पे करेगी काम या किस तरीके से करेगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है इस ऐप के अलावा ये FM पे भी जो है उस पे भी ये बोला जाएगा कि किस तरीके से कर रहे हैं। 2 एप्लीकेशंस बेसिकली डेवलप करी गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखना है, इसको भी झारखंड ने इसको लॉन्च करा है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने MOU साइन करा है इंडिया के साथ फॉर कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं किसने करा है ये MOU साइन। अब जैसे आप लोगों के सिलेबस में है इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड कैपिटल्स और करेंसीज भी। तो ये जो नए नाम आप लोग सुन रहे हैं, आपके लिए होमवर्क ये है, पहले बताना कितने बच्चों ने इस कंट्री का नाम पहले सुना था। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो लॉन्च करा गया है ये लॉन्च करा गया है मोल्डोवा के द्वारा। मोल्डोवा कंट्री जो है ये यूरोपियन कंट्री है। मोल्डोवा की कैपिटल क्या है, तो मोल्डोवा की कैपिटल का नाम भी याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका नाम है चिसिनाउ, ठीक है। और मोल्डोवा की जो करेंसी है वो कौन सी है, तो ये भी आपको याद रखना है। मोल्डोवा की करेंसी है ल्यू, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके के ही क्वेश्चन जो इस तरीके की कंट्रीज के नाम आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब ये जो MOU साइन किया गया है, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है शोभा जी, ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने इसको साइन करा है इनके साथ मिलके। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट जून 2023 की एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है RBI के द्वारा, ठीक है। अब इसके द्वारा जो RBI ने जो रिपोर्ट को रिलीज करा है इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सही हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इसमें पहला पॉइंट गलत है, बाकी दोनों पॉइंट सही हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना। जो फूड बैंक क्रेडिट शो कर रहा है वो डिक्लाइन शो करा है इस बार 25.4% नेगेटिव। जब भी देखो कभी अगर हम लोगों का जो डिक्लाइन करती हैं चीज़ें, जैसे हम लोगों मान लीजिए आप लोगों ने भी कोई देखा होगा कि आप लोग एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हो तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका दिखाता है -10.5 रुपये इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये होता है डिक्लाइनिंग फेज में कि आप लोगों का इतना जो है कम है और आप एडवांस में चल रहे हैं।
तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, ये जो रिपोर्ट आई थी फूड बैंक क्रेडिट की, इसमें 25.4% जो है डिक्लाइन देखने को मिला है जून 2023 में, एज कम्पेयर टू डिक्लाइन ऑफ -55% इन जून 2022। और टोटल बैंक क्रेडिट जो है, जिसमें फूड क्रेडिट और नॉन फूड क्रेडिट आते हैं, वो 16.2% जो है वो बढ़ा है 14.5%। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, पेपर में जो सबसे पहली चीज़ पूछी जा सकती है वो ये है कि ये जो आपकी रिपोर्ट है ये रिलीज़ किसने करी है। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखना कि रिलीज़ किसके द्वारा करी गई है, आरबीआई के द्वारा इसको रिलीज़ करा गया था। आरबीआई ने ये रिपोर्ट को जो है लाया है, और ये आपको पहला पॉइंट जो है वो याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे यही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करे हैं टू न्यू कटिंग एज पेमेंट डिवाइसेस, जिसमें पहला आ जाएगा आपका पॉकेट साउंड बॉक्स और दूसरा आ जाएगा आपका म्यूजिक साउंड बॉक्स। देखो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई जा रही है। पहले आप लोगों का क्या था, क्यूआर कोड थे, आप लोग स्कैन करते थे। उसके बाद क्यूआर कोड के साथ एक साउंड बॉक्स को भी लॉन्च करा गया। साउंड बॉक्स में क्या था कि अगर कोई पेमेंट करेगा, बार बार आपको अपना फ़ोन चेक करने की जरूरत नहीं होती, ये साउंड बॉक्स ही आपको बता देता है कि इतने पैसे आपके क्रेडिट हुए हैं। अब पेटीएम ने ही वापस से क्या किया है, दो और नए वेरिएंट अगर हम बात करें इसमें निकाले हैं, जिसमें पहला आ जाएगा पॉकेट साउंड बॉक्स। अब ये होगा क्या, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। और पेटीएम म्यूजिक साउंड बॉक्स दो लॉन्च किए गए हैं, और ये अगर आपसे पूछा जाए किसके अंडर किए जा रहे हैं, तो अभी अगर बात करें तो ये भी मेक इन इंडिया के अंडर ही जो है, पेटीएम कह रहा है कि मेक इन इंडिया के अंडर ही हम लोग चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस होंगे, बहुत छोटे होंगे, ये डेबिट कार्ड के साइज़ के आप लोगों के ये होंगे, जितना आपका एटीएम कार्ड होता है उतने ही साइज़ के होंगे, और ये आप अपने इजी टू कैरी कर सकते हैं। और ये आपको आसानी से बता देगा कि कितने अमाउंट आपको क्रेडिट हुए या जो भी चीज़ें। और ये 5 दिन की इसकी जो है बैटरी लाइफ होगी, आपको घड़ी घड़ी इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, 4G कनेक्टिविटी के साथ होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये पेटीएम ने जो है लॉन्च किया है। कौन सा, पेटीएम साउंड बॉक्स, जो पॉकेट साउंड बॉक्स है। अब म्यूजिक साउंड बॉक्स क्या होगा, तो देखो म्यूजिक साउंड बॉक्स में क्या किया गया है, यूनिक डिवाइस लॉन्च करा गया है, जिसमें जितने भी मर्चेंट होंगे वो म्यूजिक भी प्ले कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन से ब्लूटूथ के साथ, ठीक है। तो ये अब दो तरीके से सर्व करेगा। देखो हुआ क्या है, पहले क्यूआर कोड को जो है साउंड बॉक्स की फॉर्म में लाया गया है, अब इसको एक म्यूजिक बॉक्स की फॉर्म में भी ले आए हैं, ताकि अगर फ्री टाइम पे मान लो कोई पेमेंट नहीं करा तो आप उस पर गाने भी सुन सकते हो। तो ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च करा गया है नई दो टेक्नोलॉजीज। अब पेटीएम की अगर बात करें फाउंडर और सीईओ कौन है, तो उनका नाम याद रखना, ये है विजय शेखर शर्मा, ठीक है, पहला पॉइंट। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो वो है नोएडा में। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जुलाई 2023 में लास्ट वीक में ही इंग्लैंड के कौन से ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें, मोइन अली ने भी कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है वो ले ली है। अब ये कौन से क्रिकेटर हैं, ये है स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनको आप लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बहुत फेमस प्लेयर हैं। 604 विकेट्स इन्होंने टोटल ली हैं अपने करियर में। और एक और नाम से इंडियन इनको जानते हैं, जिसमें युवराज सिंह ने इनको 6 छक्के लगाए थे वर्ल्ड कप में, तो ये भी आपको याद ही होंगे, क्योंकि युवराज सिंह के 6 छक्के और इनकी बॉलिंग उस दिन कोई नहीं भूल पाएगा। तो याद रखना इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट ले ली है। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सी कंट्री से खेलते थे, तो याद रखना इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो मुझे नहीं लगता इनको भूल पाएंगे। और साथ ही साथ एशिज जो टूर्नामेंट चल रही थी, जो एशिज टेस्ट सीरीज चल रही थी, इसको जो है किसने जीता है, तो ये 2-2 पे ड्रॉ हुई है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कारगिल एक यात्री की जुबानी, दैट वाज रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस ऑफ इंडिया अजय भट्ट जी ने इनको रिलीज करा है। इसको लिखा किसके द्वारा गया है, देखो ये लिखी गई है ऋषि राज के द्वारा। ऋषि राज ने इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है कारगिल जो है एक यात्री की जुबानी। एक ट्रिब्यूट दिया गया था जितने भी शहीद हुए थे कारगिल के, जो वॉर हुई थी, कारगिल की वॉर का विजय दिवस आप लोगों को बताना है कि हम लोग कब मनाते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। और उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसमें कारगिल दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे बात करेंगे, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो कोलैब कर रही है UNFPA के साथ, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ, ये लॉन्च कर रहे हैं जस्ट आस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड चैट बॉक्स फॉर एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, SPHR। देखो ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, जस्ट आस्क चैट बॉक्स
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्च कर रही है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट यूएनपीए के साथ मिलके। आपको दोनों चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहला, इस चैट बॉक्स का नाम क्या होगा, दूसरा किस स्टेट ने इसको लॉन्च करा है, तीसरा किसके साथ कोलैबोरेट करके। पेपर में 3 तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। और जस्ट आस्क को अगर हिंदी में पूछा जाए कि क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम है खुल के पूछो। तो इसका हिंदी नाम भी याद रखना, ये भी आपको जो है पूछा जा सकता है। अब इसमें पूछा जाएगा अगर आपसे कि यूएनपीए किस तरीके से हेल्प करेगा, तो देखो यूएनपीए जो है यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट के लेके। तो ये पार्शियली फंडेड किया गया है। एक जो है बायर कंपनी है जो कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो और यूएनएफपीए मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं $7,20,000 इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि ये जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स है ये जो है ये यंग अडल्ट के बीच में फैलाए जाए और सेक्स एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। ठीक है, पहला पॉइंट। यूएनएफपीए की अगर मैं बात करूँ तो यूएनएफपीए की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो यूएनएफपीए का हेडक्वार्टर, देखो जितने भी फंड रिलेटेड चीज़ें हैं ना याद रख लेना, ये सब आपको, ये जब भी बने थे ये सारे के सारे न्यूयॉर्क या यूएसए ने अपने पास रखे थे। फिर वो वर्ल्ड बैंक हो, आपका आईएमएफ हो, या कि फिर आपके ये हो, तो ये सब चीज़ें जो है यूएसए में मिलेगी। याद रखना आसानी हो जाएगी आपको। और इसके साथ इसका एक मोटो भी है। बनाया कब गया था, ये 1969 में बनाया गया था यूएनएफपीए, और इसका एक मोटो भी है जिसका मोटो है इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। ये पूछा जाता नहीं है लेकिन किसी दिन अगर पूछा गया तो याद रख लेना। नेक्स्ट पे बात करेंगे जीआई टैग्स के बारे में। एक और जो है न्यूज़ हर साल इसी महीने में आपको देखने को ज़्यादातर मिल जाती है। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो ग्रांट किए जाते हैं जीआई रजिस्ट्री के द्वारा, इसको रजिस्टर करा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो सही है। ठीक है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो यहाँ पे स्टैटिक जीके का ये बनता है कि ये जो रजिस्ट्री है ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती है। ये की जाती है अंडर इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको ग्रांट करा है। 7 नए प्रोडक्ट जो थे इसमें आए हैं, 3 स्टेट से बिलोंग करते हैं, 4 जो है एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता दूं। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, 3 स्टेट से थे जिसमें 4 राजस्थान के थे, 2 गोवा के थे और 1 उत्तर प्रदेश का था जिसको ये जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ जो 3 नए प्रोजेक्ट यहाँ पे तमिलनाडु से थे उनके नाम भी याद रख लेना। इसमें सारी थी जिसका नाम था चेरीबुत्ता सारी, कन्याकुमारी माटी बनाना और तिरुवन्नमलई जादरी नमकाटी। तो ये 3 थे जिसको मिला, और ये जो है ये गलत है। सबसे ज्यादा जीआई टैग अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसको है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 स्टेटमेंट हैं जो सही हैं, ए और बी। आपको मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट के पास है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर के किसको मिला था, वो मिला है बसोली पेंटिंग को। बसोली पेंटिंग्स को जो है वो मिला है। ये किस जगह से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जुलाई लास्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी नई गाइडलाइंस जिसका नाम था गाइडलाइंस फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023। अब यहाँ पे क्या किया गया था, अब ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसमें मिनिमम एज क्या रख दी गई है फॉर अप्लाइंग फॉर द सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन एंड मिनिमम 10 years ऑफ स्टैंडिंग, यानी कि मेनली इन सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे ये जो काफ़ी सारे गाइडलाइंस और ये जो चेंजेस आए हैं सीनियर एडवोकेट्स के लिए खास तौर पे, तो ये कितनी मिनिमम एज कर दी गई है अगर आपको सीनियर एडवोकेट बनना है सुप्रीम कोर्ट में तो वो है 45 years। और आपको ये वाली लाइन को भी याद रखना है, मिनिमम 10 साल का आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे, तो आप इसको कर सकते हैं। ये किस जज के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है तो ये भी याद रख लेना, कई बार पूछा जा सकता है। ये है संजय किशन कौल जी, इन्होंने इस बेंच में थे जहाँ पे गाइडलाइन जो है वो चेंज की गई है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, ये क्योंकि गाइडलाइन चेंज होती है तो आपको इसमें क्वेश्चन जो है वो किसी भी ना किसी तरीके से पूछा जाता है।
अब अगर मैं आपको पूछूं कि एक कमिटी बनाई जाती है फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, तो इसका जो है हेड कौन होता है? तो देखो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं। अगर अभी की बात करूं तो जैसे कि चंद्रचूड़ जी हैं तो वो इस समय है। और मेंबर्स कौन होते हैं? तो देखो दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें पहला आ जाता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेंबर ऑफ द बार काउंसिल जो नॉमिनेट किया जाता है चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स के साथ, तो ये पूरी एक कमेटी होती है। तो यहाँ पे इसको याद रखना, ये गाइडलाइन जो चेंज हुई है, चेंज गाइडलाइंस पे पूछा जाता है बहुत बार सीनियर एडवोकेट के लिए अब आपको कितने साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं, डेटा रिलीज किया गया है सीजीए के द्वारा, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। फिजिकल डेफिसिट की बात की गई है फर्स्ट क्वार्टर के लिए, यानी कि जो क्वार्टर फर्स्ट है वो होता है अप्रैल से जून तक। तो कितना है इस समय अगर यहाँ पे पूछा जाए तो ये है 4.51 ट्रिलियन, जो कि 25.3% एनुअल एस्टिमेट्स थे फाइनेंशियल ईयर के, उसका इस समय यहाँ पे ये है। तो बस इसमें इतना याद रखिएगा, टोटल अमाउंट कितना है ये आपसे पूछा जा सकता है। फिजिकल डेफिसिट के बारे में यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है, और किसके द्वारा किया गया है ये रिलीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं, पेगासस यूनिवर्सल एरोस्पेस टीम ने क्या किया है, जीता है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम साउथ 32 अवार्ड्स अंडर द इनोवेशन अवार्ड स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाए इसको लीड किसने किया था, तो ये किया गया था लीड, इस पूरे प्रोजेक्ट को वो किया गया था मोहम्मद रजा मियाँ के द्वारा। तो मोहम्मद रजा मियाँ ने इसको लीड करा था, और ये इंडियन ओरिजिन है के है, साउथ अफ्रीकन टीम से जी इन्होंने करा था और साउथ अफ्रीका को जिताया। बट जैसे ही आपको पता है कि कभी किसी इंडियन का नाम यहाँ पे आता है तो ये चीज़ें कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाती है, तो ये याद रखिएगा। जो आरआरबी वगैरह एग्जाम्स आपके होने हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे ये मनाया जाता है इंडिया में, क्यों? क्योंकि ट्रिपल तलाक इस दिन बंद हुआ था, खत्म बैन कर दिया गया था यहाँ पे। तो ये क्या है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑन मैरिज, ये 2019 में पास किया गया था। अब यहाँ पे बात करेंगे किस दिन किया गया था, तो ये हर साल 1 अगस्त के दिन को इस रूप में मनाया जाता है। इस 4th एडिशन था इसका, 4 साल हो चुके हैं अब इसको भी, तो यहाँ पे याद रखना। ठीक है, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था उसको बैन कर दिया गया था, जिसमें सिर्फ ट्रिपल तलाक में तलाक 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 बोल के तलाक हो जाता था, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने ये एक लाइन है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज। अब ये किसके अंडर आता है, तो देखो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वुमेन को देख के आप ये मत सोचना कि ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा, लेकिन ये माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आता है। मिनिस्टर कौन है, वो स्मृति ईरानी ही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर रखना अपने दिमाग में। दूसरी चीज, स्मृति ईरानी कहाँ से जीती है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो ये अमेठी से जीती हैं। और अमेठी जो है ये कांग्रेस का एक जोन माना जाता था, आज तक आज़ादी के बाद से लेके आज तक अमेठी से पहली बार कांग्रेस हारी थी और वहां पे स्मृति ईरानी जीती थी, तो ये भी चीजें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, यानी कि फिक्की के द्वारा एक रिपोर्ट आई है रोड सेफ्टी इन इंडिया को लेके, जिसमें नेविगेशन थ्रू न्यूएंस जो है वो रिलीज करी गई थी अगस्त में। टोटल रोड एक्सीडेंट जो है कितनी लोगों की जान लेते हैं हर साल, तो ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही एक खतरनाक है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, हर 24 सेकंड में एक आदमी अपनी जान जो है वो इंडिया में ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान जो वर्ल्ड वाइड जो है वो गवा देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी एक डिस्टर्बिंग है, लेकिन आपको ये याद रखना है डेटा, ये है 1.5 मिलियन लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में अपनी जान जो है वो गवा देते हैं। तो इसीलिए हर एक से रिक्वेस्ट है, जो भी कोई गाड़ी चलाता है, आप लोग अगर 5 से 10 मिनट किसी भी जगह पे लेट हो जाएंगे तो वहाँ पे कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। आप लोगों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के घर वालों के लिए भी और बाकी लोगों की जान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कभी भी आप रोड पे उतरे गाड़ी या किसी भी चीज़ को लेके, तो जितने ध्यान से चला सकते हैं उतने ध्यान से इन चीज़ों को चलाएं। नेक्स्ट पे आते हैं, जुलाई की अगर मैं बात करूं, लास्ट वीक में ही IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया था एक हीट इंडेक्स। ठीक है, जिसमें ये कहा गया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया है, कौन सा कलर कोड जो है वो यूज किया जाएगा जहां पे गर्मी 55 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे ये जो हीट इंडेक्स लॉन्च करा गया है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेन इसका एम ये रखा गया है कि इंफॉर्मेशन दी जाए
कि किस तरीके से जो इस समय हाई टेम्परेचर है वो चल रहा है। जो ग्रीन होगा वहाँ पे क्या है, जैसे हमारा श्रीनगर आ जाता है वो ग्रीन अलर्ट में आता है, जिसमें टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से कम होगा। आपको सारे याद रखने हैं। 35 डिग्री से कम वाला जो है वहाँ पे ग्रीन आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सपेरिमेंटल हेल्थ हीट इंडेक्स की अगर बात करूँ 36 से अगर 45 डिग्री तक चलता है, ठीक है, अगर इस रेंज में ये चल रहा है तो ये आता है आपका येलो, कि आपको जो गर्मी है उससे होना है, जिसमें हमारे उधमपुर वगैरह के एरिया आ जाते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं, अगर मैं ऐसे बना दूं हमारा मैप, तो यहाँ पे टॉप पे श्रीनगर आ जाता है, फिर आप थोड़ा सा आएंगे उधमपुर, गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है। ऑरेंज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा जम्मू आ जाता है, जिसका कितना टेम्परेचर है 46 से 55 डिग्री। वैसे तो इस बार इतना हम लोगों ने टच नहीं करा, बट इतना याद रखना। रेड की अगर बात करें तो रेड में क्या है, जहां पे टेम्परेचर 55 डिग्री से भी ज्यादा जो है हो जाएगा, तो वो आ जाता है आपका रेड अलर्ट पे। तो यहाँ पे ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं, चारों पूछे जा सकते हैं। रेड की अगर बात करें तो रेड आपको मेनली राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। चुरू जो है सबसे गर्म जगह मानी जाती है इंडिया की। तो ये जो है एक हीट इंडेक्स लॉन्च करा गया था, और साथ ही साथ जब इंडिया में तो इस बार जो थी बारिशें थी, फ्लड्स के जो पूरा सिनेरियो बना रहा था, लेकिन इस साल का जो जुलाई है दुनिया ने सबसे गर्म महीना इसको ऑब्जर्व कंपेयर करा है आज तक की हिस्ट्री का। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस तरीके से एक अलार्मिंग पोजीशन पे पहुंच रही है, वो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं। यहाँ पे क्या स्टेप्स लिए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, जो बिल्कुल करेक्ट है। पहले हम उन पे बात कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ऑप्शंस में जो है वो गड़बड़ हो गई है। तो चलिए इसको मैं आपको जो हमारी पीपीटी होगी उस पर क्लियर करके आपको ठीक करके अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो टीम से थोड़ी सी गलती हो गई है, उन्होंने ऑप्शन जो है वो गलत सेट कर दिए। चलो कोई बात नहीं, गलती हर एक इंसान से हो जाती है, हमसे भी हो जाएगी, आपसे भी हो जाती है कई बार। हमारी गलती यहाँ पे हम रेक्टिफाई कर देते हैं, आप एग्जाम्स में कोशिश करना कि उसको गलत ना करें, उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड रुकिएगा जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो डेटा दिया था उसमें मैं आपको यहाँ पे सीधा पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या कहा गया था, जितनी भी कंपनीज है जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उनको ये प्रोसेस 1 साल में कंप्लीट करना है। यानी कि पहला ये जो दूसरा पॉइंट है बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या कहा गया था यहाँ पे, इसके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी कंपनी है एमएसएमई, जो ड्रग मेकर्स है, फार्मा कंपनीज हैं, उनको जो एनुअल टर्नओवर जो 250 करोड़ से भी ज़्यादा है, उनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है 3 महीने के अंदर अंदर ही अपनानी है। ये गलत था, इसमें 6 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है। और ये सितंबर नहीं है, ये अगस्त है, कि 6 महीने के अंदर इनको अपनानी है। अगस्त से ये टाइम इनका शुरू हो जाएगा, जितनी भी कंपनी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का है, ठीक है। और ये जो तीसरा पॉइंट है, ये जो लिखा गया है, इम्प्लीमेंट करेगा, रिवाइज शेड्यूल करा गया है ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का। ये बिल्कुल पॉइंट सही है। तो बस आपको इतना याद रखना है, इसमें पहला पॉइंट गलत था, आंसर इसका हो जाएगा आपका ओनली बी एंड सी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली साइन करा है एक एमओयू विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली के साथ, जिसमें इनिशिएट करा गया है टेक्निकल असेसमेंट फॉर द सोलराइजेशन इन द एम्स न्यू दिल्ली कैंपस। तो देखो ये किसके द्वारा किया गया है, अभी रिसेंटली तो ये किया गया है IREDA के द्वारा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको साइन करा है यहाँ पे, जिसके तहत कोशिश की जाएगी। एक एमओयू लिखा है जिसमें टेक्निकल असेसमेंट जितनी भी होगी सोलराइजेशन की एम्स की, वो अब ये करेंगे साथ में मिलके। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एमओयू साइन करा है यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड इंटरनेशनल बैटरी कंपनी के साथ, ताकि एक रिसाइकेबल लिथियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चर किया जा सके, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी 8000 करोड़ रुपए की। तो देखो ये किया गया है कर्नाटका के द्वारा। आने वाला टाइम आपको पता है इलेक्ट्रिक चीज़ों का होगा, जिसमें लिथियम आयन बैटरी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और इसकी अगर टोटल बात की जाए, 8000 करोड़ कितने अमाउंट होती है, तो 8000 करोड़ होती है 1 बिलियन, ठीक है।
इतनी इन्वेस्टमेंट जो है कर्नाटका में की जाएगी इस कंपनी के द्वारा, यूएस बेस्ड कंपनी है आईबीसी, तो ये यहाँ पे करेगी। इसके अलावा आपको एक और याद चीज रखनी है, रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर की, उसमें लिथियम आयन जो है वो पाए गए हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में, ठीक है। अब एक और चीज बात करें, क्या ये पहली ऐसी कंपनी है जो कि काम करेगी कर्नाटका में? तो नहीं, इससे पहले ऑलरेडी एक कंपनी काम कर रही है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन, जिसको कहा गया है देवनहाल ही जगह है जहां पे ये काम चल रहा है, और ये दूसरी कंपनी है जो अब कर्नाटका में इसको लेके आ रही है काम करने के लिए, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये कुछ ही बच्चे हैं जो इसको समझ पाएंगे, www.day, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था एक एग्जाम में। वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है हर साल 1 अगस्त के दिन, तो ये आपको पहले याद रखना है। इस दिन क्या था, इस दिन जो है वेब जो है, या अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ वेबसाइट जो है, ये लॉन्च करा गया था अक्रॉस द ग्लोब, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी स्टेट में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट करा है उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल और उत्कर्ष यानी कि नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स? तो ये जो लॉन्च करा गया है, ये किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद इसको इनॉग्रेट करा है, तो दोनों नाम याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उन्मेषा और उत्कर्ष कहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ये एमपी में बनाए गए हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने। अब उत्कर्ष क्या है, देखो उत्कर्ष में क्या होगा, जितने भी रिच एक्सप्रेशंस होते हैं फोक और ट्रेडिशनल ट्राइबल ट्रेडिशंस के, उसको पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश से और बहुत सारी अलग स्टेट से जो है आर्टिस्ट आएंगे। एक प्रोग्राम जो है उसको किया गया था इनॉग्रेट, जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। और उन्मेषा क्या है, ये 3 दिन का लिटरली गैदरिंग थी, जिसमें कि एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करा गया था, ट्राइबल लैंग्वेजेस भी थी, बाकी लैंग्वेजेस भी थी, और बिगेस्ट लिटरेरी इवेंट माना गया है इसको वर्ल्ड का। और ये इसीलिए उन्मेषा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। 13 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, ये छोटा मोटा इवेंट नहीं था। 572 ऑथर्स इसमें आए थे, और जब खुद देश की प्रेसिडेंट इसको इनॉग्रेट करी तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक बुक को जिसने लॉन्च करा है अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप, जिसमें जो वुड बेस्ड इंडस्ट्री पे होगी रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। यहाँ पे 2 चीजें लॉन्च करी गई है, एक है अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वुड बेस्ड इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल। तो ये जो लॉन्च करा गया है, ये लॉन्च करा गया है असम के द्वारा, असम के सीएम ने इसको लॉन्च करा है। एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च करा है अमृत वृक्ष आंदोलन के ऊपर। तो ये है क्या, अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं अमृत वृक्ष आंदोलन के बारे में अगर बताऊं, तो ये एक मैसिव ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है ये लॉन्च करी गई थी, जिसमें कोशिश की जाएगी 1 करोड़ पौधे जो है, कमर्शियल सैपलिंग जो है अक्रॉस असम लगाने की। तो ये 17 सितंबर 2023 में बोला गया है, बट अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है, तो यहाँ पे इसको याद रखना। अभी जैसे 17 सितंबर को कहा गया है, तो छोटे छोटे इवेंट्स पहले लॉन्च किए गए हैं, जैसे ऐप लॉन्च करिए, कहाँ कहाँ पे पौधे लगेंगे उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो ये अमृत वृक्ष आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, असम के द्वारा किया गया है, कितने सैपलिंग्स लगाए जाएंगे और किस डेट को शुरू होगा, ये चीज़ें बस याद रख लेना। और असम के सीएम का नाम क्या है, ये है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। गवर्नर का नाम क्या है, गुलाब चंद कटारिया जी, ठीक है। असम का एक फेस्टिवल बहुत फेमस है, वो है बिहू फेस्टिवल, बिहू डांस भी है, बोहाग बिहू, काती बिहू, बहुत सारा ये कहा जाता है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन जो है, उन्होंने रिसेंटली एक MOU साइन करा है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि फर्स्ट एवर रीजनल सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल बनाया जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है कौन सा जो होगा सेंटर होगा वर्ल्ड का, और एशिया का ये पहला होगा। देखो इससे पहले अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर कोई चीज़ के ऊपर, तो ये 10th होगा, इससे पहले 9 है, लेकिन ये 10th सेंटर बनाया जाएगा। इंडिया का तो चलो पहला ही है, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को लेके, एज ऑफ अगस्त 2023 यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी कि FAO के द्वारा ऑल राइस प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है
जुलाई महीने में 129.7 पॉइंट्स के साथ, तो ये कितना हो चुका है? तो आप लोगों को ये बता दूं, राइस प्रोडक्शन की ही अगर बात की जाए तो ये जंप करा है 12 साल का जो इनका चलता आ रहा है। टोटल 2.8 आया है। अब ये देखने को क्यों मिला है? क्योंकि इंडिया ने जो है एक्सपोर्ट करने पे जो है बैन लगा दिया यहाँ पे। जो राइस का एक्सपोर्ट होता है तो उसके बाद ये चीज़ जो है देखने को मिली। और यूएसए में आप लोगों ने भी बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे जिसमें काफ़ी सारी जगह पे लिखी जा रही है कि एक ही चावल की जो बोरी है एक ही फैमिली को मिलेगी, ज़्यादा नहीं लेके जाइएगा। तो ये मेन्यू कार्ड चेंज करने पड़ रहे हैं, इस तरीके का आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जो इंडिया का राइस बैन हुआ है यहाँ पे, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और अप्रॉक्सीमेट दुनिया का 40% राइस जो जाता है वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है, जिसमें थाईलैंड मेन कंट्रीज में आता है, वियतनाम आता है जो कि 13% और 9% यहाँ पे बाकी कंट्रीज में देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब इंडिया ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है नॉन बासमती वाइट राइस को, ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको बूस्ट करने के लिए, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है देखने को आ रही है। और ये पिछले 12 साल का हाई जो देखने को मिला है वो इस वजह से हुआ है, इसीलिए याद रखना। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है इटली में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, जुलाई महीने में अगर मैं आपसे बात करूं, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव करा है एक्सटेंशन फॉर एज डैश होम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप टू अगस्त 2024। तो देखो ये जो एक्सटेंशन मिला है, ये मिला है होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी को। तो ये इनको यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है एज अ यूनियन होम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। 22 अगस्त 2024 तक इनको एक्सटेंशन यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली एक्वायर कराया 56.74% स्टेक इन गुजरात बेस्ड संघी इंडस्ट्रीज में। और अब यहाँ पे अगर बात करें 5,000 करोड़ रुपए का टोटल ये एक डील हुई है, तो ये करा गया है अंबुजा सीमेंट्स के द्वारा। अंबुजा सीमेंट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा परसेंट जो शेयर है वो खरीद लिया है गुजरात बेस्ड की एक संघी इंडस्ट्रीज का। अंबुजा सीमेंट्स को पहले खरीदा गया था किसके द्वारा, ये भी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज का लास्ट क्वेश्चन, नेशनल बोन एंड जॉइंट डे मनाया जाता है हर साल किस दिन? तो देखो नेशनल बोन एंड जॉइंट डे मनाया जाता है हर साल 4 अगस्त के दिन। 4 अगस्त को ये मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही हम लोग बात करेंगे अब सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।